नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक भारत का परिचय पाठ 3, जिसको लिखा है रामशरण शर्मा जी ने। भौगोलिक ढांचा। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले स्वतंत्र भौगोलिक इकाई के रूप में भारतीय उपमहादेश का आविर्भाव हुआ। प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब और दक्षिणी अमेरिका के साथ दक्षिणी बृहत महादेश का हिस्सा था। इस बृहत महादेश को गोंडवानालैंड कहते हैं। पहले गोंडवानालैंड उत्तरी बृहत महादेश लॉरेशिया के साथ मिला था। उत्तरी बृहत महादेश में ग्रीनलैंड, यूरोप और हिमालय के उत्तर स्थित एशिया के भाग शामिल थे। बाद में गोंडवानालैंड और लॉरेशिया पृथक इकाइयां बन गए। विवर्तनिक टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण गोंडवानालैंड से विभिन्न भाग टूटने लगे, जिससे प्रायद्वीपीय भारत सहित कई पृथक भौगोलिक इकाइयां बन निकलीं। बिखराव की यह प्रक्रिया लगभग 22 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई और लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व भारत पृथक इकाई बना। आज से लगभग 5 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व के बीच में भारत यूरेशियाई महादेश में शामिल होने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। पूर्व की इन तिथियों की तुलना में भारत की हिमालयी सीमा बहुत नवीन है। आज से लगभग 5 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व के बीच में भारत यूरेशियाई महादेश में शामिल होने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। पूर्व की इन तिथियों की तुलना में भारत की हिमालयी सीमा बहुत नवीन है। हिमालय की ऊंचाई 4 चरणों में बढ़ी। अंतिम 4 प्लाइस्टोसीन काल में विकसित हुआ। यह 20 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर 12,000 ईस्वी पूर्व फैला था। सिंधु गंगा के मैदान के निर्माण में हिमालय ने अपनी नदियों के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे प्लाइस्टोसीन काल में यहाँ कछारी मिट्टी का जमाव हो गया। भारतीय उपमहादेश उतना ही बड़ा है जितना बड़ा रूस के बिना यूरोप महादेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 4,202,500 वर्ग मीटर है। यह उपमहादेश 5 देशों में बटा है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में लगभग 100 करोड़ लोग हैं। इसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित हैं। भारत के कुछ राज्य यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। भारत उपमहाद्वीप स्पष्ट भौगोलिक इकाई है और इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ जून से अक्टूबर तक रहता है और देश के अधिकांश क्षेत्र में विभिन्न मात्रा में पानी बरसता है।
प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था और खेती वर्षा पर ही निर्भर थी। आज जिसे हम उत्तर भारत में खरीफ फसल कहते हैं, वह प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आश्रित थी। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती है, जहां उस समय गेहूं, जौ आदि प्रमुख फसलें होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, जिसका समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। जब से ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून की दिशा मालूम हो गई, व्यापारी लोगों ने उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे जहाज़ों पर सवार हो पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चलकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया आना और फिर उत्तरी पूर्वी मानसून के उतरने पर पश्चिम की ओर लौट जाना शुरू कर दिया। मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप भारत पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गया। भारत उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं में समुद्रों से घिरा है। हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है और इस प्रकार हमारे देश की रक्षा करता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल काफ़ी गर्म रहती है। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोगों को बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनने पड़ते और वे खुले में अधिक समय तक रह सकते हैं। दूसरे, हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमलों से देश की रक्षा करता है। यह बात उन दिनों विशेष रूप से चालू थी जब औद्योगिक युग नहीं आया था और संचार साधन इतने विकसित नहीं हुए थे। फिर भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है, खैबर बोलन और गोमल दर्रे से पार की जा सकती थी। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथार पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, जिसे बोलन दर्रे से पार किया जा सकता था। इन दर्रों से भारत और भूमध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल से आवागमन होता आया है। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक लोग हमलावरों और अप्रवासियों के रूप में भारत आए और यहाँ से वहाँ गए। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार, जो हिंदुकुश कहलाता है, सिंधु और अक्सस के बीच पार कर लोग आते जाते थे। ये दर्रे एक ओर भारत और दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध की स्थापना में बड़े सहायक हुए हैं। हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं। कश्मीर की घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। इससे उसने अपनी अलग तरह की जीवन पद्धति विकसित कर ली थी। लेकिन यहाँ कई दर्रों द्वारा पहुँचा जा सकता था। इस घाटी में कड़ा जाड़ा पड़ता है और अतः यहाँ के अनेक लोगों को
सर्दियों में नीचे मैदानों में उतर जाना पड़ता था और गर्मियों में मैदानों के भेड़ बकरी चराने वाले यहाँ चले आते थे। इस तरह मैदानों और इस घाटी के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बना हुआ था। कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल बनाने में पामीर पठार का कोई बाधक नहीं हुआ। नेपाल की घाटी आकार में छोटी है। गंगा के मैदानी इलाकों के लोगों ने यहाँ पहुँचने के लिए अनेक दर्रे ढूंढ निकाले थे। कश्मीर की इस तरह इस घाटी में भी संस्कृत की उन्नति खूब हुई। दोनों ही उपत्यकाएं संस्कृत पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार रही हैं। मैदानों की कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराइयों के जंगलों को साफ करना आसान था। इन तराइयों में बहने वाली नदियाँ कम चौड़ी होती हैं, अतः उन्हें पार करना कठिन नहीं था। यही कारण है कि प्रारंभिक यात्रा मार्ग हिमालय की तराइयों में उन्हें ही पश्चिम से और पूर्व से पश्चिम की ओर विकसित हुए। संभवतः इन्हीं कारणों से ईसा पूर्व 6ठी सदी में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां तराई वाले इलाकों में ही बनी और यहीं के रास्ते व्यापार के लिए अपनाए गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं पाठ 4 भौगोलिक ढांचा के दूसरे पार्ट में। तब तक आप सभी साथियों सभी दोस्तों को नमस्ते।